नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एट ए ग्लांस, मतलब कि पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ एक नज़र में। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन क्या होता है, कितनी मात्रा में कम्यूटेशन करवा सकते हैं पेंशन को, ये सारी चीजें आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। The government servant against whom departmental or judicial proceedings are instituted before retirement or after retirement shall not be eligible to commute a fraction of his provisional pension। मतलब कि कोई भी कर्मचारी है, उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो कर्मचारी को प्रोविजनल पेंशन में से कम्यूटेशन करना अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। A central government servant has an option to commit a portion of pension not exceeding 40% of it into a lump sum payment with effect from 1/1/1996. No medical examination is required if the option is exercised within 1 year of retirement. If the option is exercised after expiry of 1 year, he will have to undergo medical examination by the specified competent authority। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल पेंशन में ये बताया गया कि अगर कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशरी प्रोसीडिंग चल रही है तो वो कम्यूटेशन नहीं करवा सकता, क्योंकि उसको प्रोविजनल पेंशन ही मिलेगी और उसमें वो कम्यूटेशन नहीं करवा पाएगा। परंतु कोई कर्मचारी नॉर्मली रिटायरमेंट हुआ है तो वो 40% तक कम्यूटेशन करवा सकता है, लमसम पेमेंट ले सकता है। और ये 40% का रूल आया था 1/1/1996 को। और उस कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर वो कम्यूटेशन के लिए ऑप्शन देता है, 1 साल के भीतर ऑप्शन देता है, रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर वो कम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट देता है, तो कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। साथ में ये कंडीशन भी बताई गई है, अगर 1 साल के बाद में, रिटायरमेंट के 1 साल के बाद में वो कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। और ये बताया गया है रूल 4 अपेंडिक्स फर्स्ट में। कम्यूटेशन के लिए कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा ये देख लेते हैं। lump sum payable is calculated with reference to the commutation table constructed on an actuarial basis. The monthly pension will stand reduced by the portion commuted, and the commuted portion will be restored on the expiry of 15 years from the date of receipt of the commuted value of pension superannuation. Dearness relief, however, will continue to be calculated on the basis of the original pension, that is without reduction of commuted portion। यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके का दिया गया है कि कम्यूटेशन अगर कर लिया गया है तो कम्यूटेशन में वो कम्यूटेड वैल्यू है उसको घटा करके जो रिमेनिंग पेंशन बचेगी उसको मंथली बेसिस पर पे किया जाता है। और वो जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो 15 साल के बाद में फिर से एक पेंशन है वो नॉर्मल रीस्टोर हो जाएगी। साथ में ये बात बताई गई है कि डियरनेस रिलीफ है वो एक्चुअल पेंशन जो उसकी बनती है उस पर लगेगा, वहां पर कम्यूटेशन के रिडक्शन के बाद में डियरनेस रिलीफ है वो कम नहीं होगा। मतलब एक्चुअल जो पेंशन उसको अगर कम्यूटेशन नहीं करवाता तो मिलती रहती, उसके आधार पर डियरनेस रिलीफ है वो एप्लीकेबल होगा। और ये बताया गया है रूल 10A अपेंडिंग फर्स्ट में। और आगे समझिए, द फॉर्मूला फॉर अराइविंग फॉर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन CVP इज। क्या फॉर्मूला लगेगा कम्यूटेशन के लिए? CVP में 40% इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। मतलब कि 40% है वो कम्यूटेशन वैल्यू होगी, तो 40% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। 40% इंटू कम्यूटेशन फैक्टर, पेंशन के लिए कम्यूटेशन फैक्टर होगा तो वो कम्यूटेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12। और इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट लमसम पेबल इज इक्वल टू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12 इंटू अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन। तो ये फॉर्मूला है, ये भी याद करना होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जामिनेशंस में ये फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है। लमसम पेबल फॉर कम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला है कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12 इंटू अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिवीजन ऑफ 1/3 कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड ड्रॉन लमसम पेमेंट ऑन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑब्लिक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज। सबसे पहला पॉइंट है,
As on 1/1/2006, the full pension of the absorbees shall be notionally revised with effect from 1/1/2006 based on full pension as on 31st December 2005. Second point, the restorable one-third pension shall be the sum of following: A. One-third of full pension as on 31st December 2005. B. Dearness pension on the full pension as on 31st December 2005, 50% of pension. C. Dearness relief 24% of basic full pension plus dearness pension. ये कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं रिवीजन में. डी पॉइंट फिटमेंट वेटेज एट द रेट ऑफ 40% ऑफ फुल पेंशन एज ऑन 31st December 2005. Third point, the quantum of one third restorable pension in respect of old pensioners is as below. बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद रखना जरूरी होता है, परीक्षाओं में पूछी जाती है. सबसे पहले है ये जो पेंशनर, सेकंड है एडिशनल क्वांटम. यहाँ देखिए टेबल में क्या बताया गया, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स. तो रिस्टोरेबल पेंशन किस तरीके की होगी, 20% ऑफ रिवाइज्ड वन थर्ड रिस्टोरेबल पेंशन. From 85 years to less than 90 years, 30% of revised one third restorable pension. From 90 years to less than 95 years, 40% of revised one third restorable pension. Next point, from 95 years to less than 100 years, 50% of revised one third restorable pension. 100 years or more, 100% of revised one third restorable pension. तो इस तरीके से वन थर्ड रिस्टोरेबल पेंशन है, जो कि पुराने पेंशनर हैं वहां पर एज के हिसाब से रिस्टोर होगी. 80 से 85 साल की उम्र है तो वन थर्ड रिस्टोरेबल पेंशन है वो 20% हो जाएगी. 85 टू 90 है तो 30%, 90 टू 95 है तो 40%, और 95 टू 100 है 50% रिस्टोर हो जाएगी, और 100 ईयर्स एंड अबव है तो 100% पेंशन है वो रिवाइज हो जाएगी रिस्टोरेबल पेंशन से. फोर्थ पॉइंट है, एज पर ओएम नंबर 4/30/2010 P&PWD dated 11 July 2013, the one third restored pension of those government servants who had drawn lump sum payment on absorption in PSU AB and whose one third pension was restored from a date before 1/1/2006. The pre-revised one third restored pension will be revised with effect from 1/1/2006 by multiplying the same by a factor of 2.26 if it is more beneficial. Next point, fifth, in the case of those absorbees, pensioners in whose case the restoration of one third pension become due on or after 1/1/2006, the above formulation would apply with reference to notional one third restorable pension as on 31st December 2005. और कम्यूटेशन से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, 8.3.1 रिवीजन ऑफ टू थर्ड कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड ड्रॉन लम सम पेमेंट ऑन एब्जॉर्प्शन इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज एज पर डिपार्टमेंट ऑफ PWOM dated 23rd June 2017. All the absorbee who had taken 100% of lump sum amount in lieu of pension on absorption in PSU's autonomous bodies in accordance with the then existing Rule 37A, in whose case one third pension had been restored after 15 years, may be allowed restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years from the date of payment of 100% lump sum amount. तो इस तरीके से कम्यूटेशन के बारे में आज की वीडियो में हमने चर्चा करी. कम्यूटेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि अगर कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियली प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगी और वहां पर कोई भी कम्यूटेशन नहीं किया जा सकता. साथ में ही कम्यूटेशन वैल्यू है वो कितनी होगी, 40% कम्यूटेशन पेंशन का किया जा सकता है, और कितने दिनों के बाद में वो रिस्टोर हो जाएगी, 15 साल के बाद में कम्यूटेशन पेंशन है वो रिस्टोर हो जाएगी. मतलब 15 साल के बाद में जो कम हुई थी पेंशन वो वापस मिल जाएगी. और इस तरीके से हमने कम्यूटेशन पर बिल्कुल छोटा है परंतु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कर लिए हैं.
आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, और साथ में आप मुझको मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है नॉलेज मंडली, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।